Hello, guys. We welcome you all to the Wise Vets Academy, which is India's largest academy for your preparation with respect to your BVSC, आपके VO एग्जाम्स के लिए, आपके नेवल एग्जाम्स के लिए और आपके दूसरे एग्जाम्स जो भी वेटनरी के होते हैं, फॉर एग्जांपल यूपीएससी ऑप्शनल, स्टेट पीसीएस ऑप्शनल। सो ये जो हमारी एकेडमी है वाइज आईएएस एकेडमी, ये एकेडमी आपको प्रोवाइड करती है ए comprehensive courses related to all the exams of veterinary sciences. So myself, Dr. Azra Hanif, आई एम JRF इन LPT। ठीक, मेरा मास्टर्स है LPT में। आई एम JRF इन LPT। सो आई विल बी टेकिंग योर कोर्स लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी, जो कि आपके 3rd ईयर BVSC का कोर्स है। लेट्स dive deep down into this course. So guys, अगर हम सबसे पहले अपने सिलेबस को डिकोड करेंगे, सो आज का जो क्लास है आपका, ये आपका एक इंट्रोडक्टरी क्लास रहेगा। ठीक, इस क्लास में हम डीप डाइव करेंगे अपने कोर्स के सिलेबस का। हमारे जो कोर्स है दैट इज लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी, जिसको हम कॉमनली कहते हैं LPT। ठीक है, तो ये कोर्स अगर आप देखेंगे, आपका LPT का कोर्स, इसमें आपको मेनली 4 यूनिट्स देखने को मिलेंगे। पहला आपका मिल्क साइंसेस, उसके बाद आपका वूल साइंसेस, उसके बाद आपका एबेटोर प्रैक्टिसेस एंड उसके बाद आपका मीट साइंसेस। तो मोस्टली आपको 4 यूनिट्स पढ़ने होंगे इस कोर्स में। और इसमें जो मीट साइंसेस है, इसमें आपको थोड़ा बहुत एग्स के बारे में भी पढ़ना होगा। लाइक एग्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा होगा एग में एक एग शेल होती है, फिर एल्ब्यूमिन होता है, फिर योक होता है। ठीक है, तो ये जो एग का स्ट्रक्चर है, या फिर एग के प्रिजर्वेशन के लिए मेथड्स होते हैं, लाइक क्लीनिंग होता है, लाइक उसमें हीटिंग है एक तरीका, थर्मोस्टेबलाइजेशन है एग की प्रिजर्वेशन के लिए, या फिर आपका सिलिका ग्लास मेथड, लाइमस्टोन मेथड। सो ये जो एग वाला पोर्शन भी है वो भी हमें आपने LPT के सिलेबस में पढ़ना होगा, लेकिन ये सब जो है वो आपके मीट साइंसेस में आएगा। ठीक है, तो आपके सिलेबस में आपको 4 यूनिट्स हम पढ़ाएंगे, मिल्क, वूल साइंसेस, एबेटोर एंड मीट। ठीक, हम एक एक करके इन सिलेबस को पूरी तरीके से इन यूनिट्स को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। सी गाइस, जो हमारा पहला यूनिट होगा वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मिल्क से। ठीक है, हम पहला यूनिट स्टार्ट करेंगे डायरेक्टली अपना मिल्क। ठीक, और इस कोर्स का हम इसको शॉर्ट में मिल्क कहते हैं, बट ये जो कोर्स है इसका नाम होता है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी। ठीक है, आप लोगों को पता होगा इसके लिए जो हमारी प्रिस्क्राइब किताब है मोस्टली वो आपकी स्कूमा डी है। वो छोटी सी किताब आती है जिसका एक ब्लू कलर का कवर होता है, दैट इज कॉल्ड ए स्कूमा डी। हम एग्जैक्टली आपको उस किताब से ही पढ़ाएंगे। डेफिनेटली जो भी आपकी VCI सिलेबस के हिसाब से प्रिस्क्राइब बुक्स है, हम उनके हिसाब से आपको पढ़ाएंगे। एज उसके साथ साथ जहाँ पे भी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी की बात आती है, वहाँ पर हम एडिशनल नोट्स वगैरह भी सप्लीमेंट करेंगे, कुछ एडिशनल किताबें भी देखेंगे, ताकि आपको जो इन क्लासेस से नॉलेज मिले वो स्कूमा डी से भी ज़्यादा हो और आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाए। ठीक है, अगर हम इस सिलेबस को डिकोड करेंगे अपने मिल्क का सिलेबस, सो गाइज क्या रहता है इसमें, सबसे पहले जो मिल्क का ये कोर्स होता है, इसमें सबसे पहले क्या है, मिल्क इंडस्ट्री के बारे में भी बोला गया है। सी, अगर आप मिल्क इंडस्ट्री की बात करेंगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है, क्योंकि आपको पता होगा आज के डेट में इंडिया क्या है, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में मिल्क में जो हमारी रैंक है दैट इज रैंक फर्स्ट। यानी कि दुनिया में जितनी भी मिल्क की प्रोडक्शन होती है, सबसे ज्यादा जो होती है वो होती है हमारे इंडिया में। और हमारा जो इंडिया है वो आज की डेट में जो ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन है उसको कितना कंट्रीब्यूट करता है, 1/4 या फिर 25%। तो जितना भी दूध प्रोड्यूस होता है पूरी दुनिया भर में, उसका 25% जो है वो इंडिया में प्रोड्यूस होता है। तो हमें इस मिल्क इंडस्ट्री के बारे में जानना है। इसमें हमें कुछ कोऑपरेटिव्स के बारे में भी जानना होगा, जैसे आपकी अमूल है, आपकी एक और कोऑपरेटिव है नंदनी वगैरह। ठीक है, उसके बारे में भी इसमें हम थोड़ा बहुत अपना ऑपरेशन फ्लड के बारे में भी पढ़ेंगे कि ऑपरेशन फ्लड की वजह से कैसे इंडिया में मिल्क रेवोल्यूशन आई थी। ठीक है,
तो इस मिल्क इंडस्ट्री के बारे में हम थोड़ा बहुत जानेंगे। उसके बाद जो आपका मिल्क प्लांट होता है, मिल्क प्लांट कैसा होना चाहिए, वहां पर क्या क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए, तो मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट जो है उसका लेआउट भी हम देखेंगे। ठीक, उसके बाद हमें इसमें क्या पढ़ना, मिल्क की कॉम्पोजिशन एंड मिल्क का न्यूट्रिटिव वैल्यू। ठीक है, आपको पता है यार, एवरी डे हम कहते हैं कि सुबह सुबह या शाम को सोने से पहले दूध पियो, बच्चों को भी दूध पिलाते। वाई? बिकॉज मिल्क का बहुत ज्यादा न्यूट्रिटिव वैल्यू होता है। आपको पता होगा कि मिल्क में प्रोटीन रहते हैं, मिल्क में शुगर रहता है, कार्ब रहता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट रहता है जिसको आप लैक्टोज कहते हो, जिसको आप मिल्क शुगर भी कहते हो। इसके अलावा मिल्क में फैट भी रहता है। इसके अलावा मिल्क में वाइटामिन रहते हैं, मिल्क में मिनरल्स रहते हैं। लेकिन मिल्क में एक चीज है कि मिल्क में ना आपको वाइटामिन सी देखने को मिलेगा, ना आपको आयरन देखने को मिलेगा, ना आपको कॉपर देखने को मिलेगा, ना आपको आयोडीन देखने को मिलेगा। सो वाइटामिन सी, आयरन, कॉपर एंड आयोडीन, ये सब जो होते हैं ये मिल्क में डेफिशिएंट रहते हैं। ठीक है, तो मिल्क की न्यूट्रिटिव वैल्यू हमें पढ़नी है, मिल्क का हमें कॉम्पोजिशन करना है कि मिल्क किस किस चीज का बना है, मिल्क में कौन सा प्रोटीन है, मिल्क में कौन कौन से वाइटामिन है, मिल्क में कौन कौन से मिनरल्स है, मिल्क में कौन कौन से फैट्स है। सो ये आपका कॉम्पोजिशन एंड न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ मिल्क है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉम्पोजिशन ऑफ मिल्क। सी, ये फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉम्पोजिशन ऑफ मिल्क का क्या मतलब है? आपको एक चीज पता होगा कि अगर आप देखेंगे कि हमारे पास कुछ ब्रीड्स होती है जो सबसे ज्यादा दूध देती है, कुछ ब्रीड्स ऐसी होती है जो कि कम दूध देती है, कुछ ब्रीड्स ऐसी होती है जिनके दूध में फैट परसेंटेज ज्यादा होता है, जैसे आपका जर्सी। तो जर्सी में सबसे ज्यादा फैट परसेंटेज रहता है, अराउंड अबाउट 5.6 to 5.7% फैट रहता है। लेकिन जो आपकी हॉलिस्टन फ्रिशियन है HF, उसमें क्या होता है, उसमें सबसे कम फैट रहता है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन रहती है। यानी कि जो मिल्क का कॉम्पोजिशन है, मिल्क का में जो फैट कितना होगा, मिल्क में SNF कितना होगा, यानी कि जो ब्रीड्स है, ब्रीड इफेक्ट करता है मिल्क के कॉम्पोजिशन। इसी तरीके से आपके पास बफलोज है, बफलो मिल्क का कॉम्पोजिशन अलग है। आपके पास शीप मिल्क है, शीप मिल्क का कॉम्पोजिशन अलग है। आपके पास मेयर मिल्क है, मेयर मिल्क का कॉम्पोजिशन अलग है। यानी स्पीशीज भी एक फैक्टर होता है जो कि मिल्क की कॉम्पोजिशन को इफेक्ट करता है। इसी तरीके से एक और फैक्टर होता है जो कि मिल्क कॉम्पोजिशन को इफेक्ट करता है, वो है इंटरवल ऑफ मिल्किंग। आप कितने समय के बाद मिल्किंग करते हो? अगर आप फॉर एग्जाम्पल, इंटरवल का मतलब होता है कि आप 12 घंटे के बाद, 12 घंटे के बाद कैटल को मिल्किंग करेंगे या बफलो को मिल्किंग करेंगे, या फिर 14 आवर्स के बाद, या फिर 20 आवर्स के बाद, या फिर 6 घंटे के बाद। तो जितना इंटरवल ऑफ मिल्किंग ज्यादा होता है उतनी दूध की प्रोडक्शन ज्यादा होती है, बट जाहिर सी बात है उसमें क्या होता है, फैट परसेंटेज कम है। तो हमें ये चीज देखनी है कि कौन कौन से फैक्टर्स है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला, स्पीशीज एक फैक्टर है जो कि मिल्क की कॉम्पोजिशन को इफेक्ट करता है। इसी तरीके से ब्रीड एक फैक्टर है जो कि मिल्क की कॉम्पोजिशन को इफेक्ट करता है। इंटरवल ऑफ मिल्किंग भी एक फैक्टर है जो कि मिल्क की कॉम्पोजिशन को इफेक्ट करता है। इसी हिसाब से जो एज होता है, एज भी एक फैक्टर होता है जो कि कॉम्पोजिशन ऑफ मिल्क को इफेक्ट करता है। ठीक, इसमें क्या होता है, जितना एक एनिमल की एज जाएगी, एज बढ़ जाएगी, उसमें क्या होता है, उसमें प्रोटीन वगैरह, फैट वगैरह कम होता है, लेकिन जो लैक्टोज परसेंटेज होती है दूध की वो कांस्टेंट रहती है। सो हमें ये पढ़ना होगा कि कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि मिल्क की कॉम्पोजिशन को इफेक्ट करते हैं। इसके अलावा इस सिलेबस में और क्या क्या है, इसके अलावा हमें फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिल्क पढ़नी है। इसमें आपको पता होगा मिल्क का कुछ एसिडिटी होता है, मिल्क का कुछ पीएच होता है, मिल्क का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, मिल्क की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, मिल्क की डेंसिटी होती है, मिल्क का कंडक्टेंस होता है। तो ये सारे जो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज है मिल्क की, वो हमें पढ़नी होगी। इसके अलावा माइक्रोबियल डेटोरेशन ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, के जो दूध है या मिल्क प्रोडक्ट्स है वो कैसे डिटोरेट होते हैं। आपने एक चीज पढ़ा होगा कि जो भी मिल्क में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो जो जो मिल्क में ग्रो करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनकी ऑप्टिमम ग्रोथ होती है जब मिल्क का टेम्परेचर होता है 15 to 38 डिग्री सेल्सियस। यही वजह है कि हम बोलते हैं चाहे हम मिल्क को रिस्टोर कर रहे हैं या फिर हम मिल्क को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, हमें मेक श्योर करना पड़ेगा कि दूध का टेम्परेचर जो है वो लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस हो। आइडियल तो आपका 5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए टेम्परेचर, लेकिन यू हैव टू मेक श्योर कि अगर आप दूध को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, अगर आप दूध को स्टोर कर रहे हो, उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। अब 10 डिग्री सेल्सियस से क्यों होना चाहिए? क्योंकि आप अक्सर कहते हो कि 10 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो क्रिटिकल
टेम्परेचर होता है मिल्क का। यानी कि अगर आपका टेम्परेचर 10 डिग्री, दूध का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो गया, उसमें स्पॉइलिश माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करने के चांसेस आ गए। क्यों? क्योंकि ये वो टेम्परेचर होता है 15 to 38 डिग्री सेल्सियस, जिसमें मिल्क में बहुत सारे माइक्रोब्स जो है वो ग्रो करते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो बाकी फैक्टर्स है लाइक कलेक्शन, दूध का कलेक्शन कैसे करना है, कलेक्शन कहाँ कहाँ से करना, फॉर एग्जांपल कोऑपरेटिव जो है वो डायरेक्ट फार्मर से प्रोक्यूर करते हैं या फिर कोई बीच में मिडल मैन होता है। तो ऐसे ऐसे है कि दूध का कलेक्शन कैसे किया जाएगा, क्या वो इंटरमीडिएट्स के थ्रू करेंगे या फिर डायरेक्टली फार्मर्स के थ्रू करेंगे या फिर आपका कोऑपरेटिव सिस्टम होगा, वो है इसमें। दूध को चिल कैसे करेंगे, ठीक है, चिलिंग करने के लिए, बिकॉज चिलिंग करना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज दूध में स्पॉइलिश माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करेंगे। तो ये चिलिंग कैसे करते हैं हम वाटर टैंक मेथड यूज करते हैं, हम बड़े बड़े ग्लास इमर्शन मेथड यूज करते हैं। इसी तरीके से दूध की स्टैंडर्डाइजेशन हमें पढ़ना है। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है दूध में आपको फैट और एसएनएफ को एडजस्ट करना होगा। इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पास्चराइजेशन पढ़ना होगा, पास्चराइजेशन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं वो पढ़ना होगा, हमें होमोजेनाइजेशन पढ़ना होगा कि कैसे हम दूध के अंदर जो फैट ग्लोब्यूल्स है उनको तोड़ेंगे, ठीक है, ताकि जो फैट ग्लोब्यूल्स है वो ऊपर ना आए। आपने नोटिस किया होगा कि जब हम दूध बॉईल करते हैं तो जो भी फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, ऊपर क्या बन जाती है, क्रीम, मलाई। ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि दूध में जो फैट है वो सेपरेट ना हो जाए, वो क्रीम ना बने, हमें क्या करना होगा, दूध में जो फैट ग्लोब्यूल्स है इनको तोड़ना होगा, इनका साइज कम करना होगा, ताकि ये जो फैट ग्लोब्यूल्स है ये ऊपर आके क्रीम ना बनाए, बल्कि फैट ग्लोब्यूल जो है वो दूध के अंदर ही डिस्पर्स हो। ये चीज करने के लिए हम क्या करेंगे, आपका होमोजेनाइजेशन। इसी तरीके से हम एक और मेथड पढ़ेंगे इसमें, दैट इज कॉल्ड एज बैक्टोफ्यूगेशन। बैक्टोफ्यूगेशन का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम दूध में ऑलमोस्ट 99% माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करेंगे। बैक्टोफ्यूगेशन से क्या होगा, जब दूध में 99.9% माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हुए तो बैक्टोफ्यूगेशन की वजह से दूध की जो शेल्फ लाइफ होती है वो 3 गुना बढ़ जाती है। तो बैक्टोफ्यूगेशन से दूध की शेल्फ लाइफ हो जाती है ट्रिपल। तो ये हम पढ़ेंगे इसमें। इसी तरीके से हम डिफरेंट मिल्क प्रोडक्ट्स पढ़ेंगे, लाइक फर्मेंटेड मिल्क। फर्मेंटेड मिल्क में क्या आता है, आपने सुना होगा, आपका एसिडोफिलस मिल्क, लैक्टोफिलस मिल्क, आपका केफिर, आपका क्यूमिस, तो वो सब कुछ आता है इसमें। हम इसमें ड्राइड मिल्क प्रोडक्ट्स की भी बात करेंगे। इसी तरीके से हमें कुछ फंक्शनल मिल्क प्रोडक्ट्स भी पढ़ने हैं। फंक्शनल मिल्क प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, ऐसे मिल्क प्रोडक्ट्स जिनकी प्रॉपर्टीज को हम ऑल्टर करेंगे ताकि ये कुछ बेनिफिट्स दे दे, ये कुछ फंक्शंस प्ले करे, जैसे आपका योगार्ट। तो योगार्ट से क्या होता है, ऑब्वियसली आपकी गट हेल्थ मेंटेन करती होती है। तो योगार्ट आपका एक फंक्शनल मिल्क प्रोडक्ट होता है। इसके अलावा हमें डिफरेंट मिल्क प्रोडक्ट्स की प्रिपरेशन पढ़नी पड़ेगी। हमें क्रीम को कैसे प्रिपेयर करना है, हमें बटर को कैसे प्रिपेयर करना है, हमें पनीर को कैसे प्रिपेयर करना है, जो आपका छन्ना होता है वो पढ़ना है, हमें पनीर और छन्ना के बीच में क्या फ़र्क है वो पढ़ना पड़ेगा। हमें इसमें घी की प्रिपरेशन, खोआ की प्रिपरेशन, लस्सी कैसे बनाते हैं, लस्सी में फैट परसेंटेज, लस्सी में वाटर परसेंटेज कितना होता है, दही की प्रिपरेशन, हमें आइसक्रीम की प्रिपरेशन, हमें चीज़ पढ़ना होगा, उसमें स्पेसिफिकली हमें मोज़रेला चीज़ पढ़ना होगा, और बाकी जो डेयरी बाय प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में भी पढ़ना होगा। देसी जो आपका क्रीम है, बटर है, पनीर है, ये क्या है, ये मेन प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, जो बनते हैं डायरेक्टली दूध से। लेकिन जब हम बनाते हैं पनीर या फिर हम बनाते हैं चीज के टाइम पे एक बाय प्रोडक्ट निकलता है, उसको बोलते हैं वे। सो वे जो है वो एक बाय प्रोडक्ट होता है, ठीक है। इसी तरीके से जब हम बटर बनाते हैं, बटर बनाने के टाइम पे भी एक बाय प्रोडक्ट निकलता है, उसको बोलते हैं लस्सी। सो लस्सी क्या है, या फिर इसको बोलते हैं देसी बटर मिल्क। सो ये क्या है, बटर मेन प्रोडक्ट है, लस्सी जो है वो बाय प्रोडक्ट है। वी चीज मेन प्रोडक्ट है, जो वे है वो बाय प्रोडक्ट है, ठीक है। इसी तरीके से हमें कुछ डिफेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे मिल्क प्रोडक्ट्स में, कैसे कैसे डिफेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कि मिल्क में एक ऑक्सीडाइज फ्लेवर होता है, जो कि सनलाइट का एक्सपोजर अगर दूध में हो उसकी वजह से होता है। आपने कुछ ऐसे फिश आई डिफेक्ट पढ़ा होगा जो कि चीज में होता है बिकॉज ऑफ प्रोपियोनोबैक्टीरियम शर्मानी की वजह से। तो ये कॉमन डिफेक्ट्स कौन कौन से मिल्क प्रोडक्ट्स में आ सकते हैं और हम इनको कैसे प्रिवेंट करेंगे, ठीक। इसके अलावा हमें इसमें
पढ़ना होगा दूध की पैकेजिंग कैसे करेंगे, पैकेजिंग में हम टेट्रा पैक को प्रेफर करेंगे या फिर लो डेंसिटी पॉलीथीन को प्रेफर करेंगे, या फिर हम दूध के लिए ग्लास बॉटल्स को प्रेफर करेंगे। इसी तरीके से दूध को ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या क्या मेथड्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप रेल के थ्रू, आप रोडवेज के थ्रू, आप टांगा के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन कैसे करेंगे दूध की, दूध को स्टोरेज कैसे करना है और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, वो सब कुछ हम इसमें पढ़ेंगे। इसके अलावा दूध को कैसे हम अच्छे से ऐसे मैन्युफैक्चर करें ताकि इसमें स्पॉइलेज कम हो और इंसानों को जब ये दूध पिए तो उनकी हेल्थ को भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो उसके लिए हमें गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस करने पड़ेंगे, वो हम इसमें पढ़ेंगे। हम इसमें HACCP को कैसे करना है हमें इम्प्लीमेंट मिल्क प्लांट में, वो पढ़ेंगे। ठीक है, HACCP का क्या मतलब होता है, हैजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। हम इसमें पूरी तरीके से हैजार्ड को एनालाइज करेंगे और मेक श्योर करेंगे कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पर दूध में स्पॉइलेज होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो हमें आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे पहले कि दूध में कौन कौन से हैजार्ड हो सकते हैं, इस मिल्क प्लांट में कौन कौन से हैजार्ड्स हो सकते हैं जो कि दूध के अंदर आए। सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया हैजार्ड्स को। उसके बाद हमने क्या किया, हमने आइडेंटिफाई किए कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे होते हैं, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स उसको बोलते हैं CCP। तो कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिन पॉइंट्स पे दूध में स्पॉइलेज होने के चांसेस है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इन क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स पे क्या लगाना पड़ेगा, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स पे हमें इन पे लगाना पड़ेगा लिमिट्स, ताकि हम दूध की स्पॉइलेज को प्रिवेंट कर सके। तो HACCP का रूल जो है वो दूध की स्पॉइलेज को प्रिवेंट करना है। इस तरीके से हमें कुछ ऑर्गेनिक मिल्क प्रोडक्ट्स के भी बारे में पढ़ना है। इसी तरीके से अगर हम मिल्क देखेंगे, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिल्क होते हैं। लाइक हमारे पास टोन मिल्क रहता है, डबल टोन मिल्क रहता है, स्टरलाइज मिल्क रहता है, हमारे पास रिकम्बाइंड मिल्क रहता है, तो जिसको हम बोलते हैं स्पेशल मिल्क्स। ठीक है, तो किस मिल्क में कितना फैट होना चाहिए, किस मिल्क में कितना SNF होना चाहिए, काउ मिल्क में कितना फैट होना चाहिए, काउ मिल्क में कितना SNF होना चाहिए, तो ये सब कुछ हमें कौन बताता है, ये सब कुछ हमें बताते हैं गवर्निंग बॉडी दूध की, जिसका नाम है FSSAI, फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडिया। ये एक बॉडी है जो बनी थी 2006 में। ठीक है, और ये इम्प्लीमेंट इसने काम करना स्टार्ट किया था 2008 में। ये जो FSSAI है ये आपकी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, जिसको हम बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये जो आपका दूध में दूध की स्पेसिफिकेशंस बताता है कि किस दूध में कितना फैट होना चाहिए, किस दूध में कितना SNF होना चाहिए। आपको फसाई बोलेगा कि दूध की पैकेजिंग कैसे करोगे, आपको फसाई बोलेगा कि दूध में कितने पेस्टिसाइड्स अलाउड है, दूध में कितने एंटीबायोटिक रेजिड्यूज अलाउड है, ये सब कुछ जो बोलेगा आपको वो है आपका फसाई। ठीक है, फसाई से पहले हमारे पास अलग अलग बॉडीज थी, जैसे आपने सुना होगा मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स ऑर्डर, MPPO, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स ऑर्डर, जो बना था 1992 में। ठीक है, बाद में क्या हुआ, ये सारी बॉडीज अलग अलग थी, इनको कंबाइन करके हमने एक सिंगल बॉडी बनाई जिसका नाम है FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इस बॉडी का काम क्या होता है कि इस बॉडी का काम है डेयरी इंडस्ट्री को रेगुलेट करना। बट याद रखना, ये जो FSSAI है ये आपके एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आता है। क्यों? बिकॉज ये इंश्योर करता है कि जो दूध प्रोड्यूस हो उसकी वजह से ह्यूमन हेल्थ को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ये पब्लिक हेल्थ का कंसर्न एड्रेस करता है। तो ये आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो हम इस फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के बारे में आपको पढ़ाएंगे और इसके क्या क्या स्टैंडर्ड्स है रिलेटेड टू काउ मिल्क, बफेलो मिल्क, रिकम्बाइंड मिल्क, टोन मिल्क, वो सब कुछ हम देखेंगे। इसके अलावा हम लोग दूध डेयरी इंडस्ट्री है या फिर जो मिल्क प्लांट है उसकी क्लीनिंग के बारे में बात करेंगे कि जो हमारे पास मिल्क कैंस है, ठीक है, बड़े बड़े कैंस होते हैं, मिल्क प्लांट है, इसको हम कैसे क्लीन करेंगे और सैनिटाइजेशन करेंगे। इसके अलावा जब भी हम डेयरी इंडस्ट्री में काम करते हैं तो यहाँ पर जो एफ्लुएंट्स वगैरह निकलते हैं, यहाँ पर जो वेस्ट वगैरह निकलते हैं, उनको कैसे मैनेज करेंगे, वो आपका लास्ट टॉपिक होगा। ठीक है, तो ये जो मिल्क है, मिल्क टेक्नोलॉजी में मोस्टली, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी में मोस्टली ये आपका एक सिलेबस है। हम कोशिश करेंगे कि आपको हर एक पॉइंट ऐसे पढ़ाया जाए कि आपको मैक्सिमम चीजें क्लास में ही रट ली जाए।
इसके बाद जो हमारा सेकंड यूनिट होता है दैट इज योर वूल साइंसेस। आजकल वीसीआई वगैरह में, इनफैक्ट जो नेट वगैरह के भी पेपर है, वूल साइंसेस में बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन टू वूल क्या होता है, फर क्या होता है, पेल्ट क्या होता है, स्पेशलिटी फाइबर्स क्या होता है, इन सबको बारे में बताएंगे। इसी तरीके से जो वूल प्रोसेसिंग है उसकी कुछ टर्म्स पढ़नी है, जैसे आपको कार्बोराइजेशन, आपको स्कोरिंग, ये सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। इसी तरीके से जो वूल है उसका स्ट्रक्चर क्या है, वूल की डेवलपमेंट कैसे होती है, वो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। पोस्ट शेयरिंग ऑपरेशंस ऑफ वूल, की शेयरिंग के बाद क्या क्या वूल के ऑपरेशंस होते हैं, क्लासिफिकेशन वूल की, ग्रेडिंग वूल की, वो सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। केमिकल प्रॉपर्टीज वूल की, फिजिकल प्रॉपर्टीज वूल की, वूल में क्या क्या इंप्योरिटी हो सकती है, कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हो सकते हैं जो कि वूल की क्वालिटी को इफेक्ट करेंगे। इसके अलावा हमें लास्ट में पढ़ना पड़ेगा इसमें कि हम वूल की प्रोसेसिंग कैसे करेंगे। तो वूल का यूनिट हमारा थोड़ा छोटा है बट बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसके बाद जो हमारा थर्ड यूनिट होगा दैट इज एबेटोर प्रैक्टिसेस एंड एनिमल बाय प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी। तो ये जो एबेटोर है, एबेटोर क्या होता है बेसिकली, जो आपका डेयरी मीट प्लांट होता है, वो जगह, वो प्रेमिसेस या फिर वो बिल्डिंग जहां पर हम एनिमल को स्लॉटर करते हैं। तो वो प्रेमिसेस, वो बिल्डिंग जहां पर आप एनिमल को स्लॉटर करेंगे उसको हम बोलते हैं एबेटोर। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि एबेटोर जो होता है, एबेटोर को आप कॉमनली स्लॉटर हाउस भी कह सकते हैं, नो इश्यूज, और पुराने जमाने में इसको हम बूचरी भी कहा जाता था। ठीक है, तो ये आपका एबेटोर है। एबेटोर का लेआउट कैसा होना चाहिए, हम इसमें सबसे पहले ये जानेंगे। सी एबेटोर का जो लेआउट होना चाहिए उसमें आपको कैसे एक सेपरेशन होना चाहिए, एक क्लीन पार्ट्स के और अनक्लीन पार्ट्स में, लाइक बाई प्रोडक्ट्स वगैरह के लिए, ब्लड वगैरह के लिए अलग एरिया होना चाहिए। जो हमारा फ्रेश मीट है, हमारे जो एडिबल बाई प्रोडक्ट्स है, उनके लिए एक अलग पोर्शन होना चाहिए। हमारे एबेटोर में कितनी लाइट होनी चाहिए, हमारे एबेटोर में कौन कौन सी फैसिलिटीज होनी चाहिए, लाइक इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए। ठीक है, हमारे एबेटोर में वाटर फैसिलिटीज होनी चाहिए, यहाँ पर आपको जनरेटर्स वगैरह होने चाहिए। तो ये सब कुछ जो है लेआउट क्या होना चाहिए एक एबेटोर प्लांट का, एक स्लॉटर हाउस का, वो हमें समझना है। सेम एबेटोर में HACCP का कॉन्सेप्ट हमें अप्लाई करना है। फसाई का क्या रोल है विद रिस्पेक्ट टू एबेटोर, वो देखेंगे, क्योंकि आपको याद रखना है कि जो फसाई होता है वो भी एबेटोर के लिए क्या करता है, वो भी आपको एबेटोर वगैरह के लिए, अगर किसी को एबेटोर वगैरह बनाना है तो जो लाइसेंस लेनी है आपको, वो आपको लेनी पड़ेगी फसाई से। फॉर एग्जाम्पल मैं सोचती हूँ मैं एक स्लॉटर हाउस स्टार्ट करूँ। स्लॉटर हाउस स्टार्ट करने से पहले मुझे जो भी लाइसेंसिंग का काम है वो मुझे लेना पड़ेगा FSSAI से। इसी तरीके से जब हमें एनिमल को स्लॉटर करना है, हम क्या कर रहे हैं, हम एक फार्म से ला रहे हैं एनिमल को स्लॉटर हाउस में। तो जब आप एक एनिमल को फार्म से ला रहे हो, ट्रांसपोर्ट कर रहे हो टुवर्ड्स स्लॉटर हाउस, तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा स्लॉटर करने से पहले आपको एनिमल की केयर करनी पड़ेगी। इसको हम बोलते हैं प्री स्लॉटर केयर। ये प्री स्लॉटर केयर क्यों करनी पड़ेगी, बिकॉज एक एनिमल को अगर स्ट्रेस हुआ, स्ट्रेस की वजह से क्या होगा, एनिमल की जो मीट की क्वालिटी है वो डिटेरिएट होगी। इसमें आपको दो चीजें पढ़नी पड़ेगी, एक PSC मीट, एक DFD। DFD किस में होती है, ये आपके कैटल में होती है, और PSC कंडीशन किस में होती है, ये आपकी पिग्स में या फिर पोक में होती है। सो ये जो कंडीशंस आती है PSC मीट या फिर DFD, ये कब आ जाती है, ये आ जाती है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। तो हमें मेक श्योर करना पड़ेगा स्लॉटर से पहले एनिमल को कोई स्ट्रेस ना हो। सो इसमें इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनता है, प्री स्लॉटर केयर। प्री स्लॉटर हमें एनिमल की प्रॉपर हैंडलिंग करनी है, प्रॉपर केयर करनी है। हमें मेक श्योर करना है जब हम एनिमल को फार्म से ला रहे हैं आप स्लॉटर हाउस में, उस दौरान एनिमल की बॉडी में कोई स्ट्रेस नहीं आना चाहिए, उस दौरान आपको एनिमल की बॉडी में कोई इंजरी नहीं आना चाहिए, उस दौरान एनिमल को कोई डिजीज नहीं होनी चाहिए। सो ये केयर आपको रखना पड़ेगा। इसके अलावा क्या है इसमें, जब हम एनिमल को स्लॉटर हाउस ले रहे हैं, तो स्लॉटर हाउस जो होता है उसका क्या होना चाहिए, एक स्लॉटर हाउस का स्ट्रक्चर। स्लॉटर हाउस में आपने पढ़ा होगा, एक प्री स्लॉटर पोर्शन होता है, प्री स्लॉटर सेक्शन हम उसको बोलते हैं, एक स्लॉटर हॉल होता है, एक पोस्ट स्लॉटर सेक्शन होना चाहिए। उसके बाद जो प्री स्लॉटर हॉल होना चाहिए उसमें आपके पास एक रिसेप्शन एरिया होता है जहां पर आप एनिमल्स को रिसीव करते हैं। उसके बाद आपका एक लैरेज होता है जहां पर आप एंटीमोर्टम इंस्पेक्शन करते हैं। उसके बाद इसमें एक V रेस होती है जिसके थ्रू आपका प्री स्लॉटर सेक्शन और स्लॉटर सेक्शन कनेक्ट होता है। स्लॉटर सेक्शन में आपका स्लॉटर हॉल होता है, इसमें आपका जो स्लॉटर हॉल के अलावा यहाँ पर आपका जो है ये क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पर आपका पोस्टमार्टम इंस्पेक्शन वगैरह हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा आपके पास एक
पोस्ट स्लॉटर सेक्शन होता है, पोस्ट इनफैक्ट जो आपका ये है स्लॉटर सेक्शन, इसमें एक तो मोस्टली स्लॉटर हॉल आता है, इसके अलावा आपका स्टनिंग आता है। स्टनिंग का क्या मतलब होता है, एनिमल को स्लॉटर करने से पहले उनको बेहोश करना, अनकॉन्शियस करना। तो यहाँ पर एक स्टनिंग हॉल होता है और एक स्लॉटर हॉल होता है। इसके अलावा आपका एक पोस्ट स्लॉटर सेक्शन होता है, जहां पर हमारा एक मीट कटिंग रूम होता है, कंडम मीट रूम होता है, हमारा पैकेजिंग मीट रूम होता है, जहां से मिल्क को डिस्पोज करते हैं टुवर्ड्स द मार्केट, वो रूम होता है। तो वो आएगा आपका पोस्ट स्लॉटर सेक्शन। सो ये डिफरेंट सेक्शन जो होते हैं स्लॉटर हॉल के, वो भी हमें पढ़ने होंगे। इसमें मैंने आपको दो चीजें बोली कि स्लॉटर करने से पहले आपको एंटीमोर्टम इंस्पेक्शन करना पड़ेगा, ठीक। स्लॉटर करने से बाद हमें पोस्टमार्टम इंस्पेक्शन करना पड़ेगा। अब ये एंटीमोर्टम और पोस्टमार्टम इंस्पेक्शन क्यों करते हैं, ताकि हम ये मेक श्योर करें कि जिस एनिमल को हम स्लॉटर कर रहे हैं पहले, वो हेल्दी हो, ताकि एनिमल्स ह्यूमंस को कोई भी डिजीज ना हो, या फिर यहाँ पर जो बूचर्स वगैरह है जो एनिमल को काट रहे हैं उनको कोई ज़ूनोटिक डिजीज ना हो। तो ये जो ज़ूनोटिक डिजीज है, इनको प्रिवेंट करने के लिए आपको करना पड़ेगा एंटीमोर्टम इंस्पेक्शन। लेकिन क्या होता है ना कि हर कोई डिजीज आपको एंटीमोर्टम इंस्पेक्शन पे नहीं दिखेगी। कभी कभी क्या होता है, आपको बाहर से कोई चीज अपरेंट नहीं होती है, लेकिन जब हम इस एनिमल को स्लॉटर करते हैं तो उस टाइम पे हमें उसमें एक पोस्टमार्टम इंस्पेक्शन करना पड़ेगा, ये मेक श्योर करने के लिए कि जो ये एनिमल का मीट है दैट इज सेफ फॉर ह्यूमन कंजप्शन के लिए। इसी तरीके से जब हम स्लॉटर करते हैं तो हम डिफरेंट मेथड से स्लॉटर करते हैं। आपने पढ़ा होगा, आपके पास एक ह्यूमेन मेथड होता है जिसमें हम क्या करते हैं, एनिमल को पहले स्लॉटर करने से पहले स्टनिंग करते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक रिचुअल मेथड होता है जो कि डिफरेंट रिचुअल्स के हिसाब से होता है। जैसे आपने सुना होगा एक हलाल मेथड, आपका एक हलाल या मुस्लिम मेथड रहता है, आपका एक जटका मेथड रहता है, आपका एक जूइश का मेथड जिसको आप सिचिता कहते हो, वो सब कुछ रहता है। तो ये जो डिफरेंट मेथड्स ऑफ स्लॉटर है, आपको ये पढ़ने पड़ेंगे। और इसमें बहुत सारी टर्म्स आपको इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव्स के लिए, लाइक जूइश मेथड ऑफ स्लॉटर को क्या कहते हैं, सिचिता कहते हैं। इसी तरीके से जो आपका सिचिता, जो जीविश मेथड में जो मीट होता है उसको आपको सील लगानी पड़ेगी, कोशर सील, ठीक है, वो सब कुछ। या फिर जो आपका जूइश स्लॉटर में बूचर होता है उसका क्या नाम है, तो ये सब कुछ आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। एनिमल को ड्रेसिंग कैसे करेंगे, ड्रेसिंग के क्या क्या मेथड्स होंगे, ठीक। इसमें आपको कुछ रियल सिस्टम्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि आप क्या करते हो, आप ड्रेसिंग के लिए या ब्लीडिंग के लिए आप रियल सिस्टम का यूज करते हो, ओवर द हेड रेल्स, वो पढ़ना पड़ेगा। इसी तरीके से दो टर्म्स आती है, इमरजेंसी स्लॉटर क्या होता है, कैजुअलिटी स्लॉटर क्या होता है। उसके बाद जब हमने एनिमल को स्लॉटर किया, उसके बाद हम मीट की इवैल्यूएशन कैसे करेंगे, ग्रेडिंग कैसे करेंगे, फैब्रिकेशन कैसे करेंगे ड्रेस्ड कारकासेस का, इंक्लूडिंग पोल्ट्री। तो ये सब कुछ आपको किस में पढ़ना है, एबेटवर वाले पोर्शन में, यूनिट 3। इसके अलावा एबेटवर बाई प्रोडक्ट्स, ठीक है। आपने सुना होगा कुछ गिबलेट्स वगैरह जिसमें लिवर गिजार्ड वगैरह आते हैं जो खाया जाता है। तो एबेटवर बाई प्रोडक्ट्स के बारे में कि रेंडरिंग कैसे करेंगे। रेंडरिंग का क्या मतलब होता है कि जो हमारे पास बाई प्रोडक्ट्स है उनसे फैट निकालना, और इस फैट को बाद में हम सोप में यूज करते हैं, इस फैट को बाद में हम कैंडल्स में यूज करते हैं, इस फैट को हम इंडस्ट्री पर्पजेस के लिए यूज करते हैं। तो कैसे करेंगे रेंडरिंग, कैसे बनाएंगे बोन मील, ग्लू, जेलेटिन वगैरह, वो सब कुछ आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। फार्मास्यूटिकल वैल्यू, बाई प्रोडक्ट्स आपको कैसे मिलेंगे फॉर फार्मास्यूटिकल वैल्यू, लाइक आपको पता होगा कि जो आप यूज करते हैं सर्जरी में, एक सर्जरी में हम यूज करते हैं कैटगट। कैटगट जो है वो कहाँ से मिलता है, वो मिलता है सब म्यूकोसा ऑफ शीप। शीप के जो इंटेस्टाइन्स में सब म्यूकोसल लेयर होती है, इंटेस्टाइन में जो सब म्यूकोसल लेयर होती है वहां से कैटगट बनता है। तो कैटगट का क्या है, एक फार्मास्यूटिकल वैल्यू है। इसी तरीके से जो एनिमल होता है उसका जो ब्रेन होता है, ब्रेन से बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं, लाइक जीएच, ग्रोथ हार्मोन, लाइक सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, लाइक आपका एफएसएच, मेलेटोनिन, ठीक है। ये सारे हार्मोन्स भी बाद में फार्मास्यूटिकल पर्पसेस के लिए यूज होते हैं। इसी तरीके से हमें इसमें स्किन के बारे में पढ़ना होगा, हाइड्स, फ्लेइंग कैसे करते हैं, ठीक है, कौन कौन से डिफेक्ट्स हो सकते हैं हाइड में, हम प्रिजर्वेशन कैसे करेंगे, हाइड्स की टैनिंग कैसे करेंगे। इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई ऐसा कारकास है जो कि कंडम हमने किया, फॉर एग्जाम्पल कभी हमने क्या किया, हमने एनिमल को स्लॉटर किया था, एंटीमोर्टम से हमें लगा था कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पोस्टमार्टम पे हमने देखा कि एनिमल का जो मीट है वो फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन नहीं है, तो हमने ऐसे मीट को कंडम करना है। कंडम कैसे करेंगे, हम
क्या क्या ट्रीटमेंट करेंगे, उसको ऐसे तो नहीं फेंक सकते सड़क पर, वरना वहाँ पे कुत्ते वगैरह आ जाएंगे, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, स्मेल वगैरह आ जाएगी तो एनवायरनमेंट क्लीन नहीं रहेगा, तो कैसे हम ऐसे मीट को कंडम करेंगे वो भी पढ़ेंगे। और जो भी आपका एक एबेटोर प्लांट होता है, आपका एक स्लॉटर हाउस होता है, वहां से जो भी एफ्लुएंट्स आते हैं, वहां से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स आते हैं, उनको हम कैसे मैनेज करेंगे, उनको हम कैसे ट्रीट करेंगे। सो ये सब कुछ आपका एबेटोर वाला पोर्शन आता है। जो आपका नेक्स्ट पोर्शन है वो है मीट साइंसेस। मीट साइंसेस में हमें क्या पढ़ना है, जो हमारी मीट इंडस्ट्री है उसके बारे में। आपको पता होगा कि अभी तक जो इंडिया था वो 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मीट इन द वर्ल्ड था, लेकिन इस बार के स्टार्ट के हिसाब से इंडिया जो है वो 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मीट इन द वर्ल्ड है। तो इंडिया की जो मीट इंडस्ट्री है, हमें उसके बारे में जानना होगा कि हमारा पर कैपिटा कंजप्शन कितना है मीट का, ठीक है, हमारा कितना अभी मीट प्रोड्यूस होता है, ऑलमोस्ट 10.50 मिलियन टन हम पर ईयर प्रोड्यूस करते हैं मीट, ठीक है, उस सब के बारे में पढ़ना होगा। मीट की बात आती है तो मीट इज व्हाट, मीट का डेफिनेशन क्या होता है, मीट इज बेसिकली पोस्टमार्टम कन्वर्जन ऑफ मसल, ठीक है। जब एक एनिमल को हम किल करते हैं, जब एक एनिमल मतलब फूड एनिमल, तो जब हम एक फूड एनिमल को स्लॉटर करते हैं, तो स्लॉटर करने के बाद जो उसकी मसल्स होती है, उसकी मसल्स में कुछ पोस्टमार्टम चेंजेस आ जाती है। पोस्टमार्टम चेंजेस की वजह से जो एनिमल की स्लॉटर्ड एनिमल की मसल्स है वो कन्वर्ट हो जाती है मीट में। तो हमें पढ़ना पड़ेगा इसमें स्ट्रक्चर क्या है मसल का, क्योंकि मसल इज मीट, तो मसल ही होता है, तो स्ट्रक्चर क्या होता है मसल का कॉम्पोजिशन क्या होता है वो हमें पढ़ना होगा। अब आपने ये अपनी लोअर क्लास में पढ़ा होगा कि मसल का स्ट्रक्चर क्या होता है। इसमें हमारे पास एक पूरी मसल के बाहर से कार्डियो टिश्यू लेयर होती है, जिसको आप क्या कहते हैं, एपिमाइसियम। उसके बाद इसमें बहुत सारे बंडल ऑफ मसल फाइबर्स होते हैं जिनको फैसिकल्स कहते हैं। एक बंडल में आपके पास छोटे छोटे मसल फाइबर्स होते हैं जिनके बाहर से कार्डियो टिश्यू लेयर होते हैं जिसको आप एंडोमाइसियम कहते हैं। एक मसल फाइबर जो होता है वो अंदर से किसका बना होता है, एक्टिन फिलामेंट्स का, मायोसिन फिलामेंट्स में। इसी तरीके से आपने कुछ सार्कोमियर भी पढ़ा होगा, डिस्टेंस बिटवीन द 2 Z लाइंस। तो ये सारा स्ट्रक्चर जो हम उसमें आपको पढ़ाएंगे। मीट का मसल का कॉम्पोजिशन क्या होता है वो सब कुछ पढ़ाएंगे। कैसे कोई भी मसल जो है वो कन्वर्ट होती है मीट में, इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, लाइक वहां पर ग्लाइकोलिसिस का स्टॉप होना, लाइक वहां पे रिगर मोटिस की बात आती है। तो ये सब कुछ हम इसमें पढ़ेंगे। हमारा जो मीट है इसका न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या होता है, मीट का प्रोटीन कितना होता है, मीट में कौन कौन से एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं लाइक ओलिक एसिड वगैरह, तो मीट में कौन कौन से मिनरल्स रहते हैं, लाइक पोटेशियम रहता है सबसे ज्यादा, मीट में विटामिन सी एब्सेंट रहता है। तो मीट का न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या है ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। उसके बाद मीट का फ्रॉडुलेंट सब्स्टिट्यूशन, आपने अक्सर सुना होगा, हमारे न्यूज़ेस में होता है कि फॉर एग्जांपल हमने मांगा था मटन, लेकिन मटन में इन्होंने थोड़ा बहुत क्या किया, दूसरे एनिमल का मीट मिला दिया, डंग की मीट मिला दिया, ताकि इसका प्राइस जो है ना वो मैलिफाई कर सके, ठीक है, ताकि वो अपना प्रॉफिट बना सके। तो हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, हम कैसे देख सकते हैं कि हमारे मीट में कोई और एनिमल का मीट तो सब्स्टिट्यूट नहीं किया होगा। तो फ्रॉडुलेंट सब्स्टिट्यूशन ऑफ मीट की बात ही की गई है। इसी तरीके से हम मीट को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, प्रिजर्वेशन के लिए जो सबसे पुराना मेथड था वो था सॉल्ट डालना। सॉल्ट के अलावा हम क्योरिंग करते हैं जिसमें हम सोडियम नाइट्रेट वगैरह, नाइट्राइट एंड नाइट्रेट यूज करते हैं। स्मोकिंग भी एक पुराना मेथड होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, मीट की प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। हम मीट को चिल कर सकते हैं, हम मीट की फ्रीजिंग कर सकते हैं। इस तरीके से हम मीट को कैंस में रखते हैं ताकि उनमें प्रिजर्व हो जाए। हम इरेडिएशन से प्रिजर्व कर सकते हैं। तो कौन कौन से ऐसे टेक्निक्स है जिससे हम मीट को प्रिजर्व कर सकते हैं वो हमें पढ़ना है। इसके अलावा मीट की एजिंग वगैरह के बारे में भी हमें पढ़ना है। और कुछ क्या है, प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी हम यूज करते हैं, जैसे कम्यूशन, इमल्शन कैसे बना सकते हैं, ठीक है, तो वो प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज की भी बात की गई है। इसके अलावा हम मीट की पैकेजिंग कैसे कर सकते हैं, पैकेजिंग की बात की गई है मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स की। हम कैसे मीट से बहुत सारे प्रोडक्ट्स डेवलप कर सकते हैं, लाइक हमारा कबाब, हमारी सॉसेजेस, मीट बॉल्स, पैटीज, तंदूरी चिकन वगैरह, ये कैसे बना सकते हैं, यानी कि जो मीट प्रोडक्ट्स हैं उनकी भी बात की गई है। फर्मेंटेशन ऑफ मीट प्रोडक्ट्स की बात की गई है। इसी तरीके से बात की गई है फिजियोकेमिकल एंड माइक्रोबियोलॉजिकल क्वालिटी ऑफ मीट एंड देयर प्रोडक्ट्स, कि मीट की क्या क्या फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज होती है, लाइक मीट में वाटर एक्टिविटी वगैरह की बात की गई होगी, ठीक है, मीट का पीएच वगैरह, तो वो फिजिकल
बायोकेमिकल एंड माइक्रोबियोलॉजिकल क्वालिटी की बात की गई है। इसी तरीके से क्या है, बेसिस ऑफ सेंसरी इवैल्यूएशन ऑफ मीट प्रोडक्ट्स, हम मीट प्रोडक्ट्स की सेंसरी इवैल्यूएशन कैसे करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें आता है वो एग है। लाइक एग का न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपको पता होगा कि एग का बायोलॉजिकल वैल्यू बहुत ज़्यादा रहता है। एग को कैसे प्रिजर्व करेंगे, जैसे कि मैंने आपको भी बोला कि सिलिका ग्लास मेथड होता है, लाइम मेथड होता है, ठीक। इसी तरीके से हम एग की पैकेजिंग कैसे करेंगे, आपने देखा होगा कि एग जो होता है वो फिलर फ्लैट्स में आता है, तो एग की पैकेजिंग कैसे करेंगे। इसके अलावा हमें इसमें देखना है कि कौन कौन से लॉज है, नेशनल या फिर इंटरनेशनल, कौन कौन से लॉज है जो कि मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स के साथ डील करते हैं। लाइक हमारे पास एक मीट एंड मीट प्रोडक्ट ऑर्डर रहता था 1972 का, सो वो भी इसमें है। इस तरीके से हमें ऑर्गेनिक एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स के बारे में भी थोड़ा पढ़ेंगे। इसमें हम थोड़ा बहुत डिजाइनर एग्स वगैरह का भी कॉन्सेप्ट सीखेंगे। सो ये जो था, ये था आपका सिलेबस, ठीक। अब सी, ये जो हमारा कोर्स है ना, हम आपको कुछ कुछ चीजें बताएंगे कि इस कोर्स में हम आपको मिल्क, मीट, वूल और एग, हम आपको हॉलिस्टिकली हर एक पोर्शन पढ़ाएंगे, ठीक है। आई एम माई सेल्फ फ्रॉम द डिवीजन ऑफ एलपीटी एंड मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं एलपीटी में JRF हूँ। सो आई विल मेक श्योर कि ये जो आपका कोर्स है एलपीटी का, ये एज सिंपल एज पॉसिबल आपके लिए हो। आई विल मेक श्योर कि क्लासेस जो है वो इस तरीके से हो कि आपको मैक्सिमम चीजें जो है वो क्लास में ही याद हो जाए। क्लासेस के बाद बस आपको 5-10 मिनट का ही रिवीजन करना पड़े। विल मेक श्योर कि आपको हर एक चीज जो है वो अच्छे से समझ आए। मैं फिलहाल अपने कोर्स की बात करूंगी, और जो हमारे एकेडमी के बाकी टीचर्स हैं वो उसी तरीके से आपके 3rd ईयर का हर एक कोर्स जो है वो हॉलिस्टिकली पढ़ाएंगे। हमारे पास बहुत अच्छे से टीचर्स हैं, लाइक हमारे जो पब्लिक हेल्थ है उसमें हमारी एक मैम है, वो भी बहुत अच्छे से पढ़ा रही है। तो ये जो कोर्स है इसमें आपका हर एक 3rd ईयर बीवीएससी का कोर्स जो है, इसमें हर एक सब्जेक्ट को पैरासाइटो से लेकर फार्माकोलॉजी से लेकर आपका एक्सटेंशन से लेकर हर एक कोर्स को आपको बहुत डिटेल से पढ़ाया जाएगा और बहुत ही अच्छे मैनर से पढ़ाया जाएगा। आपका कोर्स जो है वो इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपको अपनी बीवीएससी के इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जाम्स में भी अच्छा स्कोर करने का मौका मिलेगा। इसके साथ साथ जो हमारे, जब आप डिग्री खत्म करेंगे तो उसके बाद अगर किसी को आईकर का एग्जाम देना है, पीजी एग्जाम्स, किसी को वीओ का एग्जाम देना है, किसी को कोई फॉरेन नेवले का भी एग्जाम देना है, तो हम मेक श्योर करेंगे कि आपका जो बेस है वो यहीं से बने। बिकॉज उस टाइम पे अगर आप 4th ईयर या अपने 5th ईयर के से ही स्टार्ट करेंगे, के बाद ही स्टार्ट करेंगे अपना ये कोर्स, सो उस समय क्या हो जाएगा, आपको उस टाइम पे टाइम नहीं मिलेगा कि आप फाउंडेशन फिर से स्टार्ट करें। सो ये जो कोर्स है ये इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपके जो बाद में कंपिटिटिव एग्जाम्स होंगे, उन कंपिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो फाउंडेशन है वो आपकी आज से ही बिल्ड होगी। और उसके बाद जो आपकी आगे कंपिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन की बात आती है, वो भी हमारे एकेडमी की जिम्मेदारी है। सो ये कोर्स जो है हम इस तरीके से बिल्ड कर रहे हैं ताकि आपको और हमारा साथ जो है वो आपके फाउंडेशन से ही स्टार्ट हो। अब हमारे साथ 3rd ईयर से ही जुड़ेंगे ताकि 4th ईयर में भी हमसे ही आप पढ़े, और उसके बाद जब आप अपनी कंपिटिटिव एग्जाम्स की बात आए तो उस टाइम तक आपका फाउंडेशन इतना स्ट्रांग हो कि उस टाइम पे सिर्फ आपका एक ऐसा कोर्स आप ज्वाइन कर सके हमारे साथ जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिसेस हो। बिकॉज अभी तो मोस्टली सब्जेक्टिव स्पेसिफिक है, लेकिन कंपिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं वो मोस्टली ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। तो आपका ये कोर्स जो है वो अभी से ही एक फाउंडेशन लेवल से ऐसे डिजाइन किया गया है, ये आपका एक फाउंडेशन कोर्स है। नो डाउट आपका इसमें जो होलिस्टिक चीज कवर की गई है वो बीवीएससी इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जाम्स है, लेकिन ये कोर्स इस तरीके से भी डिजाइन किया गया है कि आपका जो फाउंडेशन है वो ऐसे बिल्ड हो कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अभी से ही आए, और बाद में जब आप हमारे साथ अपने बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कोर्स ज्वाइन कर सको तो डायरेक्टली आप अपनी ऑब्जेक्टिव्स की प्रैक्टिस कर सको। डायरेक्टली उस टाइम पे फिल्टर हो पाए कि कौन सी चीज ऑब्जेक्टिव पर्पसेस के लिए थी, कौन सी सिर्फ बीवीएससी में आपको पढ़ के छोड़ना है। सो ये कोर्स जो है वो इसी तरीके से आपका 3rd ईयर का कोर्स डिजाइन किया गया है। इनफैक्ट हमने जो हमारी एकेडमी है उसने हमारे 1st ईयर से लेकर बीवीएससी जो फाइनल ईयर है पूरे के पूरे कोर्सेज इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक होलिस्टिक जो है नॉलेज मिल सके, उनके कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी हो पाए। नो डाउट आप कॉलेजेस में, स्कूल्स, कॉलेजेस में अपने
ठीक है, वहां पे भी आप लोग पढ़ते हैं सिमिलर बीवीएससी का कोर्स, लेकिन उसमें और इसमें ये डिफरेंस रहता है कि वहां पर एक टीचर जो है वो केटर करता है लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। वहां पर टीचर का जो स्पेसिफिक फोकस होता है दैट इज जस्ट एग्जाम, कि एग्जाम्स आ रहे हैं, एग्जाम से पहले नोट्स दे दिए, आपसे रटवा दिया, आपने रट के एग्जाम दे दिया। लेकिन एट द एंड ऑफ अ डे आप नोटिस कर सकते हो, आप अपनी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के कोर्सेज से एक आइडिया लगा सकते हो कि एग्जाम के बाद जब आपको कोई कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है आप नहीं रिमेंबर करते, बिकॉज आपने क्या किया होता है, आपने एग्जाम के लिए बस अपने नोट्स को रटा होता है। ठीक, लेकिन हमारे कोर्सेज जो है वो रटने के लिए नहीं है। इन कोर्सेज का जो स्पेसिफिक जो मोटिव है वो है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, और जब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी तो एग्जाम्स में श्योरली यू विल टॉप। सो ये सारे कोर्सेज जो है हमने इस तरीके से डिजाइन किए हैं। सो वी विल मेक श्योर कि जब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आ जाए, हमारा मिल्क का फर्स्ट लेक्चर होगा, हम मिल्क से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम एबेटोर पे जाएंगे, एबेटोर के बाद हम मीट साइंसेस पे जाएंगे, उसके बाद हम वूल साइंसेस करेंगे। इसके पीछे ये लॉजिक है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है और सबसे ज्यादा लंबा पोर्शन जो है वो मिल्क है आपका, उसके बाद आपका मीट है, और थर्ड पोस्ट लेवल पे, तीसरी लेवल पे हम करेंगे हमारा वूल साइंसेस। सो विल मेक श्योर कि हम अपना कोर्स जो है वो जल्दी कंप्लीट कर सके, ताकि आपके पास एक पूरा साल हो, आप हमारी रिकॉर्डेड वीडियोस बार बार देखकर रिविजन कर सके। ठीक है, सो दिस वाज ऑल फॉर दिस इंट्रोडक्टरी क्लास। हैव अ गुड डे अहेड।